Hello, Namaste, Assalamu alaikum everyone. I am Saurabh Chamoli and this podcast is especially for those students who are planning for MBA in next few years. Do you know इंडिया में MBA डिग्री होल्डर्स करोड़ों में है और हर वो इंसान जो कभी भी MBA करने का सोचता है ना, उसके दिमाग में IIM का टाइटल हमेशा आता है. Why? Because IIM are the best colleges of India, right? So today I had an amazing conversation with Mr. Amit Anand. Who is Amit Anand? Amit Anand is a person who is doing his masters, who is doing his MBA from IIM इंदौर. इस पॉडकास्ट में हमने बहुत चीज़ों पे बात करी, जैसे कि GD, PI, प्रोफाइल बिल्डिंग, कैट एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं. There are many sensitive and important topics that we have discussed in this entire conversation. I hope you will like this podcast, and if you are a person who is planning for his MBA in next few months or next few years, this podcast is for you. Enjoy the Chamoli Show. Hello Amit, welcome to the show. Thank you so much for coming. It really means a lot to me. So first of all, I want to ask you one of the most favorite question, that is, how does it feel when you realize that finally IIM में admission हो गया? How does it feel when you were standing in front of that IIM Indore gate? Tell us about that. Yeah, obviously, first of all, thanks for inviting me, and it feels great, to be honest. And mainly क्या होता है कि if you are an engineer, so obviously आपने IIT JEE की तैयारी की है, right? So people who got into IIT JEE, उनके लिए मतलब obviously एक quality tag रहता है चीज़ों का. और specifically in India, if you see कि अगर आपके कोई brand associated है या फिर कोई tag है आपके पास, तो चीज़ें मतलब opportunities मिलना थोड़ा simple हो जाता है. आपको हासिल तो करना पड़ता है कहीं पे भी, but obviously मतलब टैग और ब्रांड बहुत मैटर करता है, कम लाइक कंसिडरिंग कि एजुकेशन आपको कैसी मिल रही है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिल रही है. सो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और मतलब मैंने मेरा कुछ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड भी रहा था, तो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आई एम गोइंग टू यूज़ दैट, एंड आई वाज वेरी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस इन जनरल एज वेल. तो काफ़ी होलसम और काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था एट द वे यू आस्क्ड कि हाँ, लाइक ऑन द doorstep of IIM Indore. Cool. And I want to ask you, Amit, कि आपका CAT परसेंटाइल कितना था, स्कोर कितना आया था? So I scored 99.37 परसेंटाइल. और जब क्या कहते हैं CAT का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो उस वक्त मेरा वर्क एक्सपीरियंस शायद ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स का था, क्योंकि 2020 पास आउट का था मैं. तो ऑब्वियसली जब आप कैट में एंटर करते हो, तब तक मैं जॉब कर रहा था, तो उसकी वजह से 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ. तो जो भी कैलकुलेशन था वो कैट की वजह से था. तो हाँ. एंड करंटली यू आर इन द सेकेंड ईयर ऑफ योर MBA, राइट? हाँ जी, सेकेंड ईयर. ओके. सो जो कि मैक्सिमम व्यूअर्स हैं हमारे इस चैनल पे, दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट और दे आर ट्राइंग टू क्रैक दैट एग्ज़ाम, कैट एग्ज़ाम. मैंने खुद कैट के लिए लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया था एंड आई स्कोर्ड अराउंड 70 परसेंटाइल. आई नो इट्स नॉट अ ग्रेट स्कोर, बट मुझे उस टाइम पे ये रियलाइजेशन हो गया कि दैट इट्स नॉट दैट ईजी. सो अगर आपको सपोज अपने 3 साल छोटे भाई को, बहन को, अगर कोई गाइडेंस या ब्लूप्रिंट देना हो कि दैट कोई मिस्टेक जो कि शायद आपको लगा कि एक इंसान को नहीं करनी चाहिए, तो वो क्या होगी? हाउ कैन अ स्टूडेंट हु इज इन हिज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ हिज कॉलेज, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है सो दैट बाय द टाइम ऑफ हिज फाइनल ईयर वो क्रैक कर सके? यार सिंपल सा रूल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को पता नहीं होता है कि व्हाई दे वांट टू डू कैट. ठीक है, मतलब लोगों को लगता है कि लाइक गेटिंग इनटू IIMs और गोइंग फॉर कैट इज मोर अबाउट कि आपको एक फाइनेंशियल जंप मिलता है, व्हिच इज लाइक फैक्ट. बट उसके अलावा बाय प्रोडक्ट कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है. लाइक अगर मैं सेकेंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में बोलूँ, तो मतलब आपको चीज़ें कितना इंटरेस्ट करती है. लाइक अगर आप कैट में देखोगे, IIMs में आओगे,
तो मतलब काफ़ी होलिस्टिक सा इन्वायरमेंट रहता है, राइट? यू आर इनटू सो मेनी स्टफ्स, यू आर नॉट जस्ट स्टडिंग ओवर हियर, यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ केस कॉम्पिटिशंस, यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ सो मेनी क्लब एंड चैप्टर्स, ऑल द फेस्ट दैट आर हैपनिंग हियर. सो आपको क्या एस्पेक्ट जो आपके लर्निंग का है उस वक्त आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है? इज इट जस्ट द कॉलेज लाइफ, और इज इट मोर अबाउट कि आप चीज़ों को मैनेज करना, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप कोई न्यूज़ देखते हो कि हाँ इस कंपनी ने ये किया वो किया, तो आपको आपका एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मुझे लगता है कि तो फर्स्ट जो टच पॉइंट होता है या ट्रिगर होता है कैट जो ख्याल में आता है आपके, तो वो होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से. क्या आप पैसे को लेके ज़्यादा बॉदर्ड हो, या करियर को लेके बॉदर्ड हो, या आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से. फॉर एनी पर्सन हु वांट्स टू गो फॉर कैट, ठीक है, सेकेंड थर्ड ईयर में, तो माई सिंपल एडवाइस वुड बी कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू ऑल दोज, मतलब जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, गेट सम नॉलेज कि कहाँ पे क्या है. अगर अहमदाबाद है तो वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर, बैंगलोर में स्टार्टअप कल्चर क्या है, इंदौर है तो इंदौर एकेडमिक हैवी है, तो एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हाँ मतलब आप जहाँ जाना चाह रहे हो वो है क्या आखिर में. उसके बाद इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन, सो प्रिपरेशन बहुत अलग अलग फेजेस में होती है, बट स्टार्टिंग में मैं यही बोलूँगा कि आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड पीपल टू गो फॉर मॉक्स फर्स्ट, कि एक बार आप मॉक दे दो. पहला कोई भी मॉक ऑनलाइन बहुत अवेलेबल होते हैं, तो गो फॉर द मॉक्स, गेज की वेयर यू आर स्टैंडिंग, एंड देन मतलब हैव एन आइडिया कि आपको किस सेक्शन पे ज़्यादा मेहनत करनी है, इज इट BARC और DILR और फिर क्वांट्स, राइट? तो उसके हिसाब से मतलब आप अपना प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो. एंड फॉर अ सेकेंड थर्ड ईयर स्टूडेंट आई थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास प्रिपरेशन के. ये एग्ज़ाम मैक्स टू मैक्स मतलब 6 महीने से लेके 1 साल में क्रैक किया जा सकता है आराम से, और कुछ लोग काफ़ी कम टाइम में भी करते हैं कंसिडरिंग उनका जो भी जेनरोसिटी होता है. बट सेकेंड थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए तो मतलब आई वुड से कि चीज़ों को स्लो रखें, प्रैक्टिस में प्रैक्टिस ज़्यादा करें, एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं सब्जेक्ट्स का, और फिर वही है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो आप अर्लियर यू स्टार्ट अर्लियर यू रीच, तो वो चीज़ अपने हिसाब से आप देख सकते हो. तो अमित, आपने कोचिंग ली थी इस एग्ज़ाम के लिए और आपने सेल्फ प्रिपरेशन करी थी इसके लिए? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं की थी, और मेरा मतलब मैं उस वक्त काम कर रहा था एक कंपनी में, सो विच वाज अ स्टार्टअप कंपनी स्पेसिफिकली. तो मेरा अप्रोच यही था कि मतलब आई वाज नॉट वेरी मच सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर वर्क आई वाज डूइंग, सो आई थॉट कि लेट्स गो फॉर कैट, एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन समवेयर अराउंड सितंबर. सो मैं जनरली लोगों को अपना मतलब नहीं देता हूँ एडवाइस कि आप मेरा ब्लूप्रिंट फॉलो करो और वहाँ तक पहुँचो. राइट. मैंने काफ़ी मतलब 2-2.5 महीने ही तैयारी करी थी, और उसके हिसाब से मतलब काम के बाद, ऑफिस के बाद जब भी लॉग ऑफ होता था, तो उसके बाद फिर 4-5 घंटे बैठो, नींद कम करो, तो मतलब वो अलग जर्नी थी. तो आई वोंट रिकमेंड एनी वन ऑफ योर व्यूअर्स की फॉलो दैट. कुछ लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट ऑब्वियसली अगर आपके पास 6 महीने या 1 साल तक टाइम है, तो आई थिंक दैट्स इनफ टाइम टू लाइक prepare for CAT, like covering all the areas and aspects. So Amit, as I know that I am an average student, and जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली कम होते हैं, तभी उन्हें ब्राइट कंसिडर किया जाता है. यू नो, एक क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स या फिर बिलो एवरेज ज़्यादा है, एंड सपोज उसका गोल है कि उसे कैट एग्जाम क्रैक करना है और उसके पास टाइम है, सपोज 1 से 2 साल की विंडो है उसके पास, ही इज इन हिज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. तो कोचिंग, इज इट द राइट ऑप्शन और नॉट? मतलब क्या आपको लगता है, इज इट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, या फिर कोचिंग करना इज अ स्मार्ट चॉइस? यार सी, ऑब्वियसली सिर्फ कैट नहीं, आप कोई भी एग्जाम ले लो, ठीक है, मतलब आप UPSC ले लो, SSC ले लो, कैट ले लो, IBPS PO या PO जो भी ले लो, बैंकिंग एग्जाम्स, तो उसमें ना कोचिंग का रेफरेंस तभी आता है कि कोचिंग काइंड ऑफ गिव्स यू अ स्ट्रक्चर. आप किस स्ट्रक्चर में आपको बता देते हैं कि हाँ फर्स्ट वीक में ये कराएंगे, सेकेंड वीक में ये कराएंगे, एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो इट, ठीक है, until unless you are very disciplined and you are aware कि आप करना क्या चाहते हो एंड कर क्या रहे हो. तो मुझे लगता है कि अगर जिन लोगों के पास 1.5 साल 2 साल कैट के लिए टाइम है, तो आई वोंट रिकमेंड कि आप तुरंत कोचिंग ले लो, ठीक है. आई वुड रिकमेंड कि आप सब्जेक्ट्स को कवर करो, सिलेबस कवर करो, फिर आप मॉक्स लगवाना चाहते हो तो मॉक्स बिल्कुल लगवा लो. देयर आर सो मेनी
लाइक प्लेयर्स इन द मार्केट, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ पे स्टैंड करती है। और कोचिंग में उनको ही बोलूँगा कि जो कि खुद पे इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं, उनको एक गाइडिंग फोर्स चाहिए होता है हर टाइम पे, उनको एक इंटीमेशन चाहिए होता है, तो उनके लिए कोचिंग बेस्ट होता है ऑब्वियसली। और कोचिंग से क्या होता है कि यार आपका ना एक स्केड्यूल बन जाता है, राइट? यू फॉलो अ डेफिनेट सेट ऑफ पैटर्न, ठीक है, आप कैसे तैयारी करते हो। तो वट एवर वर्क्स फॉर यू, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ कोचिंग इज हेल्पिंग यू, गो फॉर इट। बट वही है कि आपको फर्स्ट मॉक देने के बाद पता चल जाएगा कि आप पहला मॉक दोगे, ठीक है, दूसरा मॉक दोगे, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि ठीक है, मतलब मेरे से हो रहा है खुद से या नहीं हो रहा है। मैं तो बोलूँगा कि 1-2 महीने आप खुद पे टाइम दो, खुद से तैयारी करो। एग्ज़ाम्स आप देखो आपके मॉक्स में स्कोर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर वो बढ़ नहीं रहे हैं तो गो फॉर कोचिंग। अगर आपको लगता है कि आप मतलब उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर मतलब कोचिंग उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको करना है कि नहीं। इट्स कम्प्लीटली अ पर्सनल कॉल, ये राइट? टोटली। सो मिस्टर अमित, एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मोर देन 2 लाख स्टूडेंट हर साल अप्लाई कर रहे हैं कैट एग्ज़ाम के लिए। अराउंड 190 या 1,80,000 स्टूडेंट्स ही सेंटर्स तक पहुँचते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो 1,80,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने तो पहुँच रहे हैं कैट का एग्ज़ाम देने, बट वो ना बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं। कन्फ्यूजन ये मेरे अंदर भी थी कि जीडी, अगर सपोज कैट में स्कोर आ भी गया तो जीडी कैसे क्रैक होंगे, पर्सनल इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा। एंड मुझे या 1,80,000 स्टूडेंट्स को सिर्फ एक्सपीरियंस वो एग्जामिनेशन हॉल तक का ही होता है, उसके आगे बहुत कम परसेंटेज है जो स्टूडेंट्स के आगे जाते हैं। सो टेल मी अबाउट दैट कि ग्रुप डिस्कशंस आपने दे रखा है ऑब्वियसली बिकॉज यू आर सिटिंग इन दैट कॉलेज, पर्सनल इंटरव्यू दे रखा है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपकी लर्निंग क्या थी कि यार ये चीज़ें अगर करेगा बंदा, ये ही चीज़ वो ढूंढते। जस्ट लाइक यूपीएससी में दे चेक कि बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, वट इज हिज थॉट प्रोसेस। तो जीडी के लिए अगर आपको किसी को टिप्स देनी हो कि दैट यू कैन वर्क ऑन दिस, दैट यू कैन वर्क ऑन दैट, तो वो क्या होगा? पहली बात तो आपको जिस जर्नी पे आप खड़े हो अभी, प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जीडीपीआई होता भी क्या है। आपका पहला एम होना चाहिए कि आप उस लिस्ट में आ जाओ, ठीक है। आपको ढंग के कॉलेजेस जो कहते हैं टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 15, जो भी 20 को आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको आपके मार्क्स इतने होने चाहिए, तभी आप वहाँ पहुँचोगे, राइट। तो पहला स्टेज आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर कैट में क्या होता है कि आप नवंबर में एग्ज़ाम देते हो, लेट नवंबर, और रिजल्ट जो आते हैं, स्कोर कार्ड रिलीज होता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, और जो परसेंटाइल्स आते हैं, मार्क्स, वो आते हैं आपके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, 3 जनवरी 4 जनवरी के आसपास। और जो इंटरव्यूज या फिर जीडीपीआई की बात कर रहे हो आप, वो स्केड्यूल रहता है इन द लेटर पार्ट ऑफ फेब, ठीक है। तो लाइक ऑब्वियस यू हैव लाइक 1.5 to 2 months ऑफ टाइम। कुछ लोगों का काफ़ी ज़्यादा लेट इंटरव्यूज होते हैं, किन्हीं का मार्च में होता है, अप्रैल में होता है। तो आपके पास मतलब देखा जाए तो एवरेज में मतलब 2 से 3 महीने रहते ही रहते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास जो भी कॉल्स हैं। और अकॉर्डिंग टू मी 2 and 3 months आर लाइक मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर जीडी एंड पीआई। सो माई अप्रोच और जनरली व्हाट पीपल फॉलो कि जीडी पीआई इज ऑल अबाउट आपको जो भी करंट टॉपिक्स हैं, या फिर फॉर एग्जांपल अभी जैसे अग्निवीर का चल रहा है, या जो भी मतलब आपके रीसेंट टॉपिक्स हैं, तो मोस्टली उसी के अराउंड, या बहुत सारे ऐसे लिस्ट मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन सोर्सेज में भी कि जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर बैलेंस, फेमिनिज्म, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे मतलब व्हाट वी यूज्ड टू लाइक जो भी हमारे नोन्स थे, जो लोग मुझे पता था कि हाँ दे आर परफॉर्मिंग, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड दे हैव लाइक क्लियर द कैट एज वेल। सो हम लोग एक ग्रुप फॉर्म करके वी यूज्ड टू हैव जीडी सेशंस thrice a week, एंड जहाँ पे आप मॉडरेटर बन सकते हो, यू कैन शेयर, राइट। तो उसके हिसाब से वी यूज्ड टू लाइक स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन जहाँ पे एक बंदा फॉर में बोल रहा है, एक बंदा अगेंस्ट पे बोल रहा है, और उसके हिसाब से ही हम प्रिपेयर करते थे। तो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती थी कि हाँ मतलब बोलना क्या है, काउंटर कैसे करते हैं, ठीक है, व्हाट पॉइंट्स, कौन से रिडंडेंट पॉइंट्स होते हैं, कौन से वैल्यूएबल पॉइंट्स होते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती थी। तो जीडी मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो प्रिपेयर। जस्ट लाइक कि अपने आप को आप अवेयर रखो, जो भी उस पर्टिकुलर टाइम में जब भी आपका इंटरव्यू है उससे 2 महीने पहले
या 3 महीने पहले के न्यूज़ जो भी चल रहे हैं रिसेंट में, उस पर आप अवेयर रखो, और नॉर्मल जो भी टॉपिक्स होते हैं उस पर एक व्यू पॉइंट बना कर रखो। ठीक है, तो वो व्यू पॉइंट कोई ऐसा नेगेटिव व्यू पॉइंट नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही एग्रेसिव व्यू पॉइंट लेके चीज़ों को बोल रहे हो। मतलब व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि पीपल हु आर लाइक गुड इन जीडी या फिर हु गॉट इनटू आईएम्स और हु गॉट इनटू दीस बी स्कूल कॉलेजेस, they always try to show both part, like कि हाँ अगर कोई गवर्नमेंट ने एक्ट लाया तो जितने उसमें गुड स्टेप्स हैं वो भी, वो गुड पर्सपेक्टिव वो भी उसको इंक्लूड करते हैं, और कुछ हिकअप्स हैं वो भी उसमें बताते हैं। तो डोंट टेक अ एक्सट्रीम स्टैंड, गिव अ बैलेंस्ड अप्रोच। तो that's what my suggestion and approach I approached this particular GD। और talking about PI बहुत ही रैंडम होते हैं, मतलब आई थिंक कि पर्सनल इंटरव्यूज की तैयारी कोई इंसान पूरी तैयारी नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू डोंट नो द क्वेश्चंस, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड स्पेशली बी स्कूल्स में तो मतलब वो कुछ पूछते ही हैं, कुछ भी पूछते हैं। लाइक अगर आपको इंजीनियर हो, आपके 2-3 साल का वर्क एक्स है, तो ऑब्वियसली इंसान को याद नहीं रहता। तो फर्स्ट ईयर का कुछ भी डिपेंड्स कि पैनल में बैठा कौन है। पैनल में 2-3 लोग प्रोफेसर्स बैठे रहते हैं, तो जो भी आपका ग्रेजुएशन का किया हो या वर्क एक्सपीरियंस हो, तो कोई एक इंसान तो निकल ही जाएगा जिसको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छा नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, तो ही विल ग्रिल यू। ठीक है, तो माय अप्रोच या माय सजेशन फॉर पीपल, फॉर फोक्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीआई वुड बी कि पहले तो आप अपने ग्रेड का एक अंडरस्टैंडिंग रखो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 4 साल पूरा पढ़ो, बट एक अंडरस्टैंडिंग रखो कि अगर मैं CSE का इंजीनियर हूँ, तो जो बहुत ही ऐसे मतलब मोस्ट आस्क्ड फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो चीज़ तो मुझे आनी ही चाहिए। मैं उनको अपने सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हाँ इस सब्जेक्ट में मैंने किया क्या। इफ़ यू आर हैविंग अ वर्क एक्सपीरियंस यू शुड नो योर वर्क, कि आपने किया क्या। एवरी बिट्स एंड पीसेस वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और व्हाट पीपल लाइक दे डू वन मिस्टेक कि वो हॉबीज डाल देते हैं, पर उनको पता नहीं रहता हॉबीज के बारे में। तो मेरी काफ़ी नीश सी हॉबी थी, मैंने स्नूकर का डाल रखा था, तो मुझे पता था कि वट एवर क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क मी, तो आई कैन काउंटर देम। तो हॉबीज़ भी काफ़ी अच्छे से डालो, उसी चीज़ को डालो जो कि आप डिफेंड कर सकते हो। तो पीआई यही है यार, मतलब आई थिंक सारे क्वेश्चंस आंसर करने भी नहीं होते हैं, जस्ट कि दे चेक यू in an interview ki what is your approach, how you're thinking, are you structured in your answers, are you organized while you're thinking or not. So that's what they look for in PI. So Amit, my next question is कि I got your points कि ठीक है कि GD के लिए आप प्रिपेयर करो, पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप उस पर इतना ध्यान दे के एकेडमिक्स पे ध्यान दो। अगर आपका क्वांट एला जीके सब क्लियर होगा, परसेंटाइल आएगा, तभी तो GD के लिए कॉल आएगा। आई गॉट योर पॉइंट, बट कहीं ना कहीं मैंने भी काफ़ी इसमें रिसर्च करा है कि देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो कि जिनका परसेंटाइल होता है 80-85, बट कहते हैं कि उनका सिलेक्शन IIM अहमदाबाद में हो गया, IIM कलकत्ता में हो गया, बिकॉज उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा था, उनका वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है, उन्होंने जो मे बी एक्स्ट्रा को करिकुलर चीज़ें कर रखी है अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा उनके CV को और यू कैन से काइंड ऑफ प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है, दैट इवन अ पर्सन विथ जिसका परसेंटाइल मे बी 85 से ज़्यादा है, बट वो सेलेक्ट नहीं हो रहा IIM अहमदाबाद या IIM कलकत्ता और मे बी IIM इंदौर, बट जिस इंसान का प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो वर्क एक्सपीरियंस होता है, मे बी XYZ चीज़ें, वो सेलेक्ट हो गया। एंड यू नो कि जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल 3 महीने में तो बन नहीं सकता। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी ये अप्रोच है, मे बी मैं 99 परसेंटाइल हिट ना कर पाऊँ, मे बी आई एम अ स्टूडेंट जो कि 95 परसेंटाइल तक या 96-7 तक हिट कर, तो प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं? आपके साथ मे बी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनका प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, सो प्लीज़ टेल अस अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही मतलब एक र्यूमर कह लो या फिर लोगों का मिसकंसेप्शन है कि 85 परसेंटाइल के साथ लोग जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, बट बहुत सारे अलग अलग ब्रैकेट्स हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर हो तो आप 85 परसेंटाइल के साथ अहमदाबाद कभी नहीं जा सकते, चाहे आप आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, तो इंजीनियर्स को ऑब्वियसली लाइक कंसिडरिंग हमारे देश में कितने ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, तो उनको वो बार हिट करना ही पड़ेगा। तो दे हैव टू स्कोर लाइक 97 या 98 प्लस टू गेट इनटू ब्लैक लिस्ट।
सो बाई ब्लैकीज आई एम सेइंग बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा वगैरह। तो आपको वो बार हिट करना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ नॉन इंजीनियर मेल, ठीक है, जो नॉन इंजीनियर है तो लेट्स से बीकॉम आपने किया है या बैचलर्स मैथ्स किया है या कुछ भी किया है, तो अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो आपको इन पर्टिकुलर कॉलेजेस से कॉल आने के लिए 90% से लेके 97 के बीच में आना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप बहुत ज़्यादा कंसेशन ले लो तो आप 88 समझ लो, 88 से 98 के बीच में होना पड़ेगा, तब आपको ये सारे कॉल्स आते हैं। और ऐसा नहीं कि सारे कॉल्स आते हैं, बट उसमें भी प्रोफाइल का गेम रहता है। फिर अगर आप लेट्स से फीमेल हो तो फीमेल सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आईएम्स में जेंडर डाइवर्सिटी का स्कोर रहता है अलग से। अगर आप कॉम्पोजिट स्कोर देखोगे तो उसमें एक फैक्टर जेंडर डाइवर्सिटी का भी होता है। तो बिकॉज ऑब्वियसली these guys are encouraging like women, female participants to get involved into business, to get to know this particular field. So they encourage them by giving the score. तो ज़्यादा फर्क नहीं आता टू बी ऑनेस्ट, बट वही है कि अगर आप 91 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल अगर आप इंजीनियर हो और फीमेल हो, तब भी आपको बैंगलोर से कॉल आ जाता है, बैंगलोर आपका कन्वर्ट हो जाता है। One of my friend, like, she converted IIM Bangalore with 92 percentile this year. She was an engineer having 2 years of work experience. तो वो हो जाता है। अगर आप नॉन इंजीनियर फीमेल हो तो आपके 85, 82, 83 इन पे भी ब्लैकीज में से कोई एक ना दो से कॉल आ ही जाएगा। तो वो लेवरेज उनको अलग अलग कैटेगरीज में मिलता है। सो दिस इज अबाउट जो भी आपको कॉल्स आते हैं। सेकेंड इज कि जो रिजर्वेशन का होता है पैरामीटर्स। सो जनरल अगर आपको तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्कोर मच। ओबीसीज के लिए आप 90 परसेंटाइल से लेके 98, 99, 98 तक तो मतलब आपको अहमदाबाद आ जाएगा, अहमदाबाद, बैंगलोर वगैरह ABC। और अगर आप SC ST हो तो आपका 75 परसेंटाइल से लेके 90 के बीच में अगर आता है तो उसमें ब्लैकीज में से कॉल आ जाएंगे। तो हर कॉलेज का अलग अलग है, आप पास रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, इवन यू कैन रेज एन RTI फॉर दैट। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोफाइल बिल्डिंग, वन ऑफ द थिंग लाइक जो लोग प्रोफाइल बिल्डिंग का काम करते हैं वो मोस्टली कॉलेज में आने के बाद करते हैं, विच आई फील कॉलेज से पहले करना ज़्यादा रेलिवेंट होता है। ऑब्वियसली आप यहाँ के सीखते हो कि रेलिवेंट प्रोफाइल जिस डोमेन में आपको जाना है कैसे वहाँ पे डेवलप करते हैं, चाहे इंटर्नशिप्स हो या लाइव प्रोजेक्ट्स हो, exactly. या जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो। सो अगर मैं बिगनर्स को या जो लोग एम कर रहे हैं कैट के लिए, जो भी ऑडियंस है आपकी, तो उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ कोर्सेज होते हैं लाइक कोर्सेरा है, यूडेमी है, या तो वहाँ पे आपको जैसे एक फॉर एग्जांपल गूगल का कोर्स है, गूगल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो ऐसे कुछ कोर्सेज आप कर सकते हो। बट वही है कि नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, आपको उसका रेलेवेंस क्या, इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आपसे अपफ्रंटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस चीज़ पे। तो सर्टिफिकेट निकालना बहुत आसान होता है। अगर आप देखोगे कोर्सेरा वगैरह से, आप अटेंड नहीं भी करोगे, एग्जाम दे दोगे तो लोग सर्टिफिकेट ले लेते हैं। बट अगर आप मेंशन करते हो अपने प्रोफाइल में तो ऑब्वियसली यू हैव टू जस्टिफाई एवरीथिंग जो भी आप लिखने वाले हो। तो डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ जस्ट फॉर एडिंग इट ऑन योर प्रोफाइल। डू इट कि हाँ आपको सच में पता है कि उसका रेलेवेंस क्या है एंड यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। सो एक कोर्स आई वुड से कि डेफिनेटली लर्न एक्सेल आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा। चाहे आप जॉब में जाओ या फिर आप कॉलेज में आओ, तो एक्सेल का कोर्स तो बिल्कुल करना ही चाहिए किसी को। उसके बाद people who are engineers, right? So one bad luck with engineers is they don't have financial understanding, ठीक है, कि हम लोग को finance, commerce नहीं पढ़ाया जाता है। So people who are engineers, they can have couple of courses like जो भी financial markets के हैं, balance sheet, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स वगैरह, जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, तो उसके हिसाब से आप बहुत सारे कोर्सेज होते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, किस लेवल पे आपको कोर्स करना है तो आप वो कर सकते हो, आपको जेन्युइनली वो चीज़ हेल्प करेगी। डिपेंड्स आपका, अगर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैंने बताया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं तो वो कर सकते हो। तो कोर्सेज फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म दैट आई मेंशन। उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आप
कॉलेज में हो, तो अगर आप किसी क्लब एंड चैप्टर्स में इन्वॉल्व हो तो ट्राई टू बी इनटू लाइक डिसीजन मेकिंग पोजीशन, चाहे वो बोर्ड मेंबर हो या फिर कमिटी मेंबर हो, जहाँ पे आपने किया क्या, आपका रोल क्या था, तो वो चीज़ सिग्निफिकेंट होनी चाहिए. That gives you a very very strong foundation to explain panelists in the interview, in the MBA interview, कि why you want to do an MBA, आपको वो trigger कहाँ से आया. So then people relate कि like my experience in these club and chapters, so that gave me a gist about going for management degree and all. तो वो चीज़ help करती है. Try to be an active member in these club and chapters. I think they give you a very wholesome view कि हाँ how an small organization or even an organization works. So you can do that as well. Apart from that, if you're involved in some sports and like games, तो उसमें भी आप जैसे for example I was a part of snooker team. I was a captain of snooker for my college VIT Vellore. तो that was a very big advantage for me to explain कि हाँ either I'm explaining it as my hobby or all the things that I've done, I can talk about it. So for whatever sports you are involved, you should be able to talk, or you should be able to explain them कि हाँ what it is all about. And I think yeah, these are the things, yeah, like profile building. बाकी आप internships कर सकते हो, live projects कर सकते हो, depending upon availability. So अगर मेरे को consulting में जाना है, let's say मेरा interest consulting में है, तो I'll try to find some projects, some live projects, या even unpaid internships हो, जहाँ पे मुझे hands-on experience मिले चीज़ों का. तो I'll do that 2 महीने का, 1 महीने का टाइम के हिसाब से. मुझे मार्केटिंग में जाना है, let's say, तो मैं मार्केटिंग के रोल्स आपको ऐसे अप फ्रंटली नहीं मिलते. आपको स्टार्टिंग में सेल्स सीखना होता है, तो बिजनेस डेवलपमेंट के बहुत सारे इंटर्नशिप होते हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हो फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. तो मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आपको डोमेन या इंक्लिनेशन पता होगा तो ऑब्वियसली यू विल फिगर आउट वेज टू बिल्ड योर प्रोफाइल ऑन दैट. इन अ नटशेल यू आर सेइंग कि जो भी चीज़ें एक स्टूडेंट अपने प्रोफाइल में ऐड करे उसको उसकी इन डेप्थ नॉलेज हो, सो दैट जब पैनलिस्ट क्वेश्चंस एंड ऑल ये सब चीज़ें हो तो वो उसको एक अच्छी अप्रोच के साथ आंसर कर पाए. बिकॉज इन डेप्थ नॉलेज होगी तभी आप बता पाओगे. मैंने चेस कभी खेला नहीं है एंड आई एम सेइंग कि मैं बहुत अच्छा चेस प्लेयर हूँ, तो दैट डजंट मेक सेंस, राइट? ओके, सो मिस्टर अमित, आई वांट टू आस्क यू वन मोर थिंग कि जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी थी? ये पॉइंट तो इन बिटवीन रह गया. Graduated from VIT Vellore, or I'm a 2020 graduate. Okay. And I've done my graduation in civil engineering. तो मतलब although my grades are good in civil engineering, but मुझे कुछ नहीं आता civil engineering में. It's just like कि मतलब at that time मैंने एक internship की थी civil में, और but I was more involved in co-curricular activities or the things that I was talking about. But I had an understanding कि हाँ मेरे subjects क्या हैं, मैं है क्या. But if I would have been an engineer, civil engineer, I would have been a terrible one. So that's why I didn't opt for that career. Yeah. And would you mind sharing your percentage in, because वो भी कहीं ना कहीं consider किया ही जाता है, your percentage in your graduation? Tell you the whole profile. I got 10 CGPA in 10th, which boils down to 95%. Then I got 87.6 in my 12th, जो 9.8 होता है, and then I got 87.1, like 8.71 CGPA. So which boils down to 988 का profile. So इंदौर में लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोफाइल वाले होते हैं. 999 वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको. तो ऑब्वियसली यू हैव टू गेट गुड मार्क्स लाइक इन कैट स्पेसिफिकली टू गेट इन कॉलेजेस लाइक इंदौर. सो आई वांट टू इन्फॉर्म माय व्यूअर्स कि अमित की एक क्रिएटिव साइड भी है, एंड आई वांट टू नो अमित कि आई नो दैट यू आर डूइंग योर पीजी फ्रॉम IIM इंदौर, बट ये स्टैंड अप कहाँ से आ गया भाई? मतलब द मोमेंट आई रियलाइज कि आप स्टैंड अप भी करते हो एंड यू आर डूइंग गुड एट दैट फील्ड टू, उस एग्जैक्ट मोमेंट पे मेरा बड़ा मन था कि आई वांट टू टॉक टू यू कि MBA और स्टैंड अप तो मतलब एकदम ये हो गया नॉर्थ साउथ, तो ये कैसे हो रहा है? Thanks for asking this question first of all. So I've always believed कि you should have a separate identity from whatever things that you are involved when it comes to academics. ठीक है. So when you meet someone, when you meet your friends, when you talk to someone, there should be something that you should be talking about apart from studies.
तो चाहे वो आपका वो हॉबी हो या किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो या कोई भी एरिया आपका इंटरेस्ट हो, तो वो एक आइडेंटिटी रहनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आपके क्या स्पेसिफिक मतलब स्पेशल इंटरेस्ट है। तो मेरे लिए आई लाइक I used to perform, ठीक है, I used to write poetries, I used to perform in my like undergraduate days. तो बट वो काफ़ी एक लिमिटेड ऑडियंस था कॉलेज तक। तो when I stepped into my corporate career, तो I got an understanding कि मतलब मुझे वो ऑडियंस चाहिए थी, तो वो मुझे मिल नहीं थी। तो मुझे लगा कि ठीक है, let's approach the larger crowd. So उसी क्वेस्ट में आई स्टार्टेड लाइक, और मेरे जो दोस्त भी थे VITs के, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, सो दे वर लाइक कि वो आर्टिस्टिक साइड था उनका, तो दे आर इन पोएट्री सर्किट, दे आर इन कॉमेडी सर्किट। तो मुझे पता था कि हाँ मतलब एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है मेरा और फ्रेंड्स हैं, तो वो एक ट्रिगर आया कि हाँ ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। सो आई स्टार्टेड दैट। और मेरा क्या है कि मतलब I'm a kind of ambivert. Earlier I used to be an introvert, so वो transition आया VIT के बाद ambivert का। तो I feel like for me stage is a place जहाँ पे you can have that authority, ठीक है, कि लोग आपको सुनेंगे और आप कुछ तो आप authority वहाँ पे stage पे hold करते हो when you're performing। I can relate with you. तो मुझे वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो I started doing that. पहले मैं पोइट्री के ओपन माइक्स ज़्यादा करता था। देन आई स्टार्टेड ट्राइंग टू स्टैंड अप। मुझे रिस्पॉन्स सही मिला और रिलेट कर पा रहे थे लोग। ऑब्वियसली अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो पीपल कैन रिलेट टू इट। इतने सारे इंजीनियर्स पड़े हुए हैं, मतलब इंडिया में सेट किया आप ऐसे पत्थर भी मारोगे तो किसी इंजीनियर पे जाके पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे वहाँ से पर्सुएशन मिला और आई स्टार्टेड ट्राइंग दैट। अब now the scenario is कि obviously right now in my campus, but अभी जैसे मेरी internship थी 2 महीने की, तो I was in Delhi, गुड़गांव। तो वहाँ पे जब भी मुझे opportunities मिलती थी तो मैं हफ्ते में 4-5 open mics या shows कर लेता था, depending upon studio है, cafe है, जो भी है। तो I'm like trying to figure it out. Let's see where it goes. I think it gives me a kind of breather कि apart from my identity as a corporate guy who's doing some work in some company, there is another side to it. So few people know about it, जैसे उनको पता चलता है। For example, the company I was interning at, so I performed there as well. I was very like scared कि let's not make it informal कि सामने जब TPO देने के का वक्त आए तो बोले कि आपका ये जोक पसंद नहीं आया। तो बट फिर भी उन्होंने मेरे को मतलब बोला, encourage किया, तो I did that and it was good. तो I would just recommend or suggest people कि if they have any side of them जो कि किसी भी areas of interest में overlap करता है, तो do that. Obviously it works for you. It builds your profile as well. And इन चीज़ों से होता है कि आपके communication skills या लोगों के साथ आप socialize कर सकते हो, आप बात कर सकते हो apart from आपका रोज़मर्रे के जो भी काम होते हैं, पढ़ाई होती है। So this is how it. But I can say that ये कहीं ना कहीं रीज़न था अमित, आपका वो GD और PI इतना आपको डुएबल लगा, इतना इजी लगा, बिकॉज आपके पास एक एनवायरनमेंट रहा है, लाइक यू सेड ना, आपका ट्रांजिशन रहा है कि इंट्रोवर्ट से एम्बीवर्ट में, बिकॉज आपने अपने कंफर्ट जोन से भी आप बाहर निकले हो। आई नो मैंने स्टैंड अप ट्राई नहीं किया, बट आई हैव ट्राइड ओपन माइक वंस एंड आई नो कि स्टार्टिंग में आपको कोई सुनना चाहता नहीं है। यू आर नॉट अभिषेक उपमन्यु और बस्सी की आपके लिए लोग तालियां बजाएंगे, एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फेज एंड यू आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन मैन। और आई एम इंदौर के वो कहते हैं ना टाइटल के साथ, इट्स अ बिग थिंग, रियली अ बिग थिंग। आई मीन यू आर अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर मेनी पीपल। थैंक्स लॉट यार। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात ये है कि बस्सी कोई IIM अहमदाबाद का नहीं है, ना जाकिर खान NIT कराची का है। इट्स ऑल अबाउट कि आप बोलते क्या हो, बात क्या करते हो वहाँ पे जाके, चाहे स्टैंड अप हो या पोइट्री हो। मतलब मुझे लगता है ऐसा कि हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिस्टिक साइड होता है, चाहे वो पेंटिंग करके करे, तो इट्स जस्ट कि आप उस चीज़ को परस्यू कितने दूर तक और कितने लेवल तक कर पाते हो। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ें मैं मतलब इट्स नॉट अबाउट कि जो मुझे फ़नी लगता हो
मैं वो चीज़ जाके सुनाऊँ. It's more about trying to know your audience also कि आपको मतलब, and I'm like I would say कि this is not the right time to throw heavy words. If it works for me, like I am like enjoying this particular phase, so I'm just doing it. So जब तक आपको enjoying वाला phase चलता है, obviously you should try things in life. थैंक यू सो मच अमित, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी ब्रदर. आई मीन बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे कि एक इंसान मल्टीपल चीज़ें भी कर सकता है. एंड आई बिलीव whosoever is watching this video, whosoever is watching this podcast till now, उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा इफ़ दे आर प्लानिंग फॉर देयर MBA. आई होप आई विल सी यू सून. थैंक यू सो मच. इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के काफ़ी सारे रीज़न्स थे, बट उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि मुझे उन लोगों से बात करनी थी जो कि लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो मैंने कभी नहीं करी. एंड आई एम लविंग द प्रोसेस. एंड इफ़ यू आर लविंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज़, माई पॉडकास्ट, देन हिट दैट लाइक बटन. सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज इन चीज़ों से ना मुझे भी बड़ा पुश मिलता है. एंड I will make more such videos, more such podcasts as soon as possible. Till then, take care and धन्यवाद.